नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 3 फरवरी के समसामयिकी को देखने वाले हैं और आज आपके लिए आज का मोटिवेशन कोट है, थक जाता हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है कुछ इज्जतदार लोगों को। अगर आपको लोगों को आपके काम से जवाब देना है तो आपको वर्तमान का उपयोग शांत रहकर अपने आप की स्किल को डेवलपमेंट, अपने आप को निखारने के लिए देना होगा और इसके लिए आपको प्रतिदिन संघर्ष करना होगा जीवन में। तो अभी लगे रहिए, अपने आप आपके जो काम है यह लोगों को जवाब देगा एक समय पर। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? तो माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड का है और इसे अभी कानूनी अधिकार मिले हैं मानव के समान। माउंट तारानाकी जिसकी ऊंचाई 8,261 मीटर है, यह न्यूजीलैंड में स्थित है माउंट तारानाकी, और इंसान के समान इसे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इसे मानव का दर्जा दिया गया है माउंट तारानाकी को, और ये न्यूजीलैंड का है। इससे पहले 2 और जो स्थान है या 2 और जो स्थल है उन्हें मानव का दर्जा प्राप्त है, मानव का दर्जा दे चुका है न्यूजीलैंड। तो जो उरेवेरा राष्ट्रीय उद्यान है इसे भी मानव का दर्जा प्राप्त है न्यूजीलैंड में, और जो वांगानुई नदी है इसे भी मानव का दर्जा प्राप्त है या इंसान के समान कानूनी अधिकार हासिल है। और तीसरा स्थान कौन सा बन गया है? तो जो तीसरा स्थान है वह पवित्र स्थान है, माओरियों का पूजा स्थान है माउंट तारानाकी, इसे तीसरे स्थान के रूप में दर्जा दिया गया है मानव के समान। माउंट जो तारानाकी है यह पवित्र स्थान है यहाँ के माओरियों का, और माओरी किन्हें कहा जाता है न्यूजीलैंड में? तो यहाँ के स्थानीय निवासियों को माओरी कहा जाता है। फेल्ला कहाँ के किसान है? फेल्ला कहाँ के किसान है? तो जो इजिप्ट है, जो मिस्र है, वहाँ के किसानों को क्या कहा जाता है? फेल्ला कहा जाता है। न्यूजीलैंड को अगर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में दिखाई देगा आपको। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सर्वोच्च चोटी माउंट कूक है यहाँ की, और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड ने ही जो महिला T20 वर्ल्ड कप है, महिला T20 वर्ल्ड कप जिसका आयोजन UAE में हुआ था, उसका विजेता कौन रहा था? न्यूजीलैंड रहा था। और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम को हराकर यह न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था। सेकेंड प्रश्न है, एक्सियोम मिशन 4 या X4 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? तो शुभांशु शुक्ला जी रहने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला यह एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय होंगे, शुभांशु शुक्ला जी। X4 मिशन या एक्सियोम मिशन, इसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्री ISS अर्थात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम मिशन के तहत, जिसमें से एक भारतीय होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। और ये कहाँ के रहने वाले हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी? तो यह लखनऊ से आते हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले हैं। इनके साथ ही और कौन व्यक्ति जाएंगे? तो हंगरी के व्यक्ति है, और ये हंगरी के पहले व्यक्ति बनेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले टिबोर कापू। जो टिबोर कापू है यह जाएंगे, जो कि हंगरी के हैं। पोलैंड के एक व्यक्ति है जो स्लोवोज, यह भी फर्स्ट व्यक्ति होंगे पोलैंड के जाने वाले, स्लावोज। तो टिबोर कापू हंगरी के हैं और पोलैंड के हैं स्लावोज, इन्हें भी याद रखना है, ये इन देशों के पहले व्यक्ति हैं इसलिए। और चौथे व्यक्ति होगी पेगी विट्सन, जो पेगी विट्सन है यह भी अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। तो ये 4 व्यक्ति जाएंगे और 14 दिनों की इनकी अंतरिक्ष यात्रा होने वाली है। और भारत की ओर से जो शुभांशु शुक्ला जी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, यह इसमें जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है, तो सिक्किम में खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि स्थल, और ये रामसर सूची में भी शामिल किया गया है। रामसर साइट्स अब भारत में कितनी हो चुकी है? तो 85 से बढ़कर अब 4 जो आर्द्रभूमि स्थल है और जुड़ गए हैं, तो 90 रामसर साइट हो चुकी है, जो कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक रामसर स्थल हो चुके हैं। भारत में अब 89 एशिया महाद्वीप के
अंतर्गत। रामसर स्थल कहाँ पर है? तो यह ईरान का शहर है रामसर, और 2 फरवरी 1971 को यहाँ आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन होता है, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट वाला जो देश है भारत बन चुका है, और विश्व में तीसरे स्थान पर है भारत राम साइट की सूची में, अर्थात विश्व में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक राम साइट है जो है या आर्द्रभूमि स्थल इसमें शामिल है। रामसर स्थल में पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और दूसरे स्थान पर मेक्सिको है। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और दूसरे स्थान पर मेक्सिको है इस आर्द्रभूमि स्थल की सूची में। और अभी हाल ही में भारत के 4 स्थलों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 89 गुण 90 स्थल हो चुके हैं रामसर स्थल भारत में, जो कि एशिया में सर्वाधिक है। खेचो पलरी स्थान है, इसे शामिल किया गया है आर्द्रभूमि में। तो खेचो पलरी कहाँ पर है? यह सिक्किम में स्थित है। झारखंड का जो उधवा झील है इसे शामिल किया गया है, और तमिलनाडु का जो थर्दगंगल पक्षी अभ्यारण्य इसे शामिल किया गया है। और जो सक्करकोटई वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। एक झारखंड का है उधवा झील, और खेचोर पलरी जो कि सिक्किम का स्थान है। इन 4 स्थानों को शामिल किया गया है आर्द्रभूमि के रूप में। सिक्किम का कौन सा है? तो खेचो पलरी यह सिक्किम का है, झारखंड का है उधवा झील, तमिलनाडु का है थर्दगंगल पक्षी अभ्यारण्य, और सक्करकोटई यह वर्ल्ड सेंचुरी है, इसे शामिल किया गया है। और अभी नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को शामिल किया था। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को ये कहाँ के है? तो बिहार के है नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक रामसर स्थल है? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर स्थल है, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है, और सचिन जी तेंदुलकर को इस बार दिया गया है। BCCI ने अपना वार्षिक नमन अवार्ड जो कि मुंबई से दिए जाते हैं, BCCI के द्वारा अपने वार्षिक नमन अवार्ड प्रदान किए गए हैं मुंबई से, जिसमें कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है इस वर्ष का? तो यह 31वें क्रम का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, और सचिन जी तेंदुलकर को यह दिया गया है। साथ ही यहाँ पर अन्य अवार्ड भी दिए गए, जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड है, या जो पाली उमरीगर अवार्ड होता है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड और पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह जसप्रीत बुमराह जी को दिया गया है। महिला में कर्नल CK लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह स्मृति मंधाना जी को प्रदान किया गया है। विशेष अवार्ड किसे दिया गया है BCCI के द्वारा? तो R अश्विन जी को विशेष अवार्ड दिया गया है, और R अश्विन जी को ही पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है 2025 के लिए। और इनके भी ऑटोबायोग्राफी आई थी, आई हैव द स्ट्रीट, इनकी ऑटोबायोग्राफी आती है। और अभी बिहार स्टेट जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया था आई हैव द स्ट्रेट ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो यह रविचंद्रन अश्विन जी की है। तो 31वां CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है BCCI के द्वारा, और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी या पाली उमरीगर अवार्ड किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। और अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर और ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर भी किसे चुना गया था? तो जसप्रीत बुमराह जी को ICC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पुरुष क्रिकेटर और ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। T20 में बेस्ट प्लेयर किसे चुना था ICC ने अभी? तो जो अर्शदीप सिंह है, इन्हें ICC ने T20 बेस्ट प्लेयर के रूप में चुना था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशारोद का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण किया गया है वशारोद का। तो ये ध्यान रखना है। और जो RAS प्री हुआ है उसमें यह उस एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न पूछा गया है। वशारोद वायु रक्षा प्रणाली है। पहली बात तो वशारोद क्या है? तो यह वायु रक्षा प्रणाली है, और बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है हमारी वशारोद। और इसका सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसका सफल परीक्षण किया है। और उड़ीसा का चांदीपुर स्थान है, यहाँ से वशारोद का सफल परीक्षण किया गया है। और ये वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, और कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। मेन पोर्टेबल सिस्टम है, अर्थात इसे एक इंसान के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। मेन पोर्टेबल सिस्टम है। इसके अतिरिक्त इसे समर भी कहा जाता है। तो समर यह भी वायु रक्षा प्रणाली है। समर
या जो वशारोध है इसे कहा जाता है, और यह वायु रक्षा प्रणाली है कम दूरी की, और सरफेस टू एयर जो सतह से हवा पर मार करती है, और 21 केजी इसका वजन है, 21 किलोग्राम इसका वजन है, जो वशारोध या समर हमारी वायु रक्षा प्रणाली है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अस्त्र हमारी कैसी मिसाइल है, अस्त्र कैसी मिसाइल है हमारी, तो हवा से हवा में एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, अस्त्र हमारी एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है त्रिशूल। त्रिशूल हमारी और आकाश, त्रिशूल और आकाश किस प्रकार की मिसाइलें हैं, त्रिशूल और आकाश किस प्रकार की मिसाइलें, तो सरफेस टू एयर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें त्रिशूल और आकाश। पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि हमारी किस प्रकार की मिसाइलें हैं, पृथ्वी और अग्नि किस प्रकार की मिसाइलें हैं, तो यह सरफेस टू सरफेस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हमारी पृथ्वी और अग्नि। और एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, तो नाग हमारी कैसी है, एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है हमारी, नाग एंटी टैंक मिसाइल है। और नाग मिसाइल है यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करती है, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन मिसाइल कार्य करती है, नाग मिसाइल जो है कार्य करती है। और हमारा रॉकेट लॉन्चर कौन सा है, तो हेलेना, जो हेलिना है, हेलेना यह हमारा रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बेरर रॉकेट लॉन्चर कौन सा है हमारा, हेलेना है। इसका भी नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो 4.4% रहने का अनुमान लगा है 25-26 में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार जो है बजट पेश किया है, और यह एक रिकॉर्ड है निर्मला सीतारमण जी का कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो लगातार 8 बार बजट पेश किया गया है। ऐसे तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड किनके पास है, तो 10 बार मोरारजी देसाई के पास है सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड। लेकिन लगातार 8वीं बार किसने बजट पेश किया है, तो यह हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। 1 फरवरी को 10 बजे यह पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट को। और इस बजट की थीम क्या रखी गई थी, तो सबका विकास इस बजट की थीम थी। और जो टाइम कितना समय लगा इस बजट को प्रस्तुत करने में या इस बजट में जो घोषणाएं हुई उन्हें बताने में सदन में, तो 77 मिनट से 1 घंटे 17 मिनट 77 मिनट से या 1 घंटे 17 मिनट बजट पर यह भाषण चला था निर्मला सीतारमण जी का। सबसे लंबा भाषण कब दिया गया था बजट प्रस्तुत करते हुए, तो यह रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण जी के नाम ही है सबसे लंबा बजट भाषण का। 2020 में इन्होंने 2 घंटे 42 मिनट का जो बजट भाषण दिया था। विकसित भारत हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है इस बजट का, तो भारत को विकसित करना 2047 तक। तो हमारा डेस्टिनेशन क्या है इस बजट का, तो 2047 तक भारत को विकसित करना हमारा डेस्टिनेशन है। मार्गदर्शक के रूप में कौन से मार्गदर्शक हमारे कौन होंगे, कौन से ऐसे जो कार्य होंगे या ऐसे कौन सी हमारी भावनाएं होगी, हमें ध्यान में रखना होगा किन चीज़ों को जो हमारे विकसित भारत को लिए मार्गदर्शित करेंगे। तो सबका साथ और सबका विकास यह मार्गदर्शन करने वाला है हमारा। और हमारे जो इंजन है, कौन कौन से 4 इंजन रहने वाले हैं विकसित भारत के, कृषि, एमएसएमई सेक्टर और निवेश और निर्यात। हमें कृषि में जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना पड़ेगा, कृषि में आधुनिकता लानी होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी और जो बंजर भूमि है उसे उपजाऊ बनाना होगा। जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारा लघु मध्यम विकास उद्योग है या जो हमारे सूक्ष्म लघु उद्यम है उनको बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना देश में और निर्यात को बढ़ावा देना, ये 4 इंजन रहने वाले हैं। और इसमें फ्यूल का काम कौन करेगा, तो जो सुधार है अर्थात हमें इनमें सुधार करने होंगे तो फ्यूल का कार्य इनमें सुधार करेगा। इन 4 जो इंजन है हमारे विकसित भारत के, इनमें फ्यूल का काम सुधार करेगा, अर्थात इनमें हमें सुधार करने की आवश्यकता होगी। विकसित भारत होगा, उसमें प्रायोरिटी किन बातों को दी गई है, विकसित भारत में कौन कौन से जो है वह गोल अचीव होने चाहिए। तो विकसित भारत में हमें 0 पॉवर्टी का गोल हमने पहला रखा है, अर्थात भारत में कोई भी गरीबी रेखा के अंतर्गत नहीं आना चाहिए जब तक 2047 तक भारत विकसित होता है। 70% महिलाएं हैं, उन्हें कामगार में लगाना है, अर्थात जो भारत में कुल महिलाएं हैं उनका 70% भाग को महिलाओं को रोजगार में लगाना है। और 100% क्वालिटी एजुकेशन
प्राप्त होनी चाहिए। जो हमारी युवा पीढ़ी है आने वाली, इसको 100% क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। और चौथा लक्ष्य है हमारा ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, अर्थात भारत को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाना है, अर्थात जो खाद्यान्न फसलें हैं इनमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर के अतिरिक्त निर्यात करने के लिए भी ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड के रूप में भारत को लाना है। तो ये हमारे 4 मुख्य विकसित भारत के लक्ष्य होने वाले। ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि भारत विकसित भारत ऐसा होना चाहिए। राजकोषीय घाटा अगर बात करें 2024-25 वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितना रहा, तो 4.8% रहा है। और 2025-26 में कितना रहने का अनुमान है, तो 4.4 राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा अर्थात बाजार से जो लिया गया है उधार, जो हमारी कुल इनकम है उसमें बाजार से कितना प्रतिशत हिस्सा लिया गया है, जो राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो 2024-25 में 4.8% रहा और 2025-26 में 4.4 रहने का अनुमान है, जो कि अच्छी बात है। फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थे भारत के आज़ाद भारत के। अब हम ये जो है ब्रिटिश भारत की बात नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट वित्त मंत्री कौन थे बजट पेश करने वाले, के षणमुखम शेट्टी जी थे। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया था। और जेम्स विल्सन ये बजट के जनक है भारत में। लेकिन फर्स्ट वित्त मंत्री कौन है भारत के, तो के षणमुखम शेट्टी है। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, जॉन मथाई जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में जो 12 लाख रुपए की आय है, इसे आय को कर मुक्त कर दिया गया है। न्यू इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। इसमें कहा गया है कि जो वर्तमान में इनकम टैक्स बिल है यह 1961 का है। तो निर्मला सीतारमण जी ने बजट भाषण में ही कहा है कि न्यू इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। जो वर्तमान में इनकम टैक्स बिल है 1961 का, इसे समाप्त किया जाएगा। जो इनकम है, जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है, उसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस बार जो बजट में इनकम जो 12 लाख रुपए जो प्रति सालाना इनकम हो गई, यहाँ तक की जो इनकम वाले लोग हैं उन्हें टैक्स फ्री कर दिया है। और जो वेतन भोगी है उनके लिए 12,75,000 रुपये तक का जो है टैक्स मुक्त कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। 75,000 मानक कटौती के रूप में इसमें शामिल किए हैं। तो 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। जो न्यू टैक्स स्लैब है वह किस प्रकार है। अब तो न्यू टैक्स स्लैब हम देखते हैं, 0 से 4 लाख की अगर आपको एक वर्ष में इनकम है तो 0% टैक्स होगा। 4 से 8 लाख रुपए की इनकम पर 5%, 8 से 12 लाख की इनकम पर 10%, 12 से 16 लाख की इनकम पर 15%, 16 से 20 लाख प्रति सालाना की इनकम से 20%, और 20 लाख से 24 लाख की अगर एक साल में आपकी इनकम है तो 25%, और 24 लाख से अधिक इनकम है आपकी सालाना तो इस पर 30% जो है टैक्स लगने वाला है। तो अभी हमने बात की कि 12 लाख रुपए तक की जो इनकम होगी उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ 0 से 4 लाख पर टैक्स लग रहा है। मान लीजिए आपको अगर 16 लाख रुपए आपकी इनकम है तो जो 0 से 4 लाख की जो आपकी इनकम है उस पर 0% टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख की जो आपकी राशि है उस पर 5%, और 8 से 12 लाख की जो राशि है उस पर 10%, और 12 से 16 लाख की जो राशि है इस पर 15% टैक्स लगेगा। तो अलग अलग स्लैब में आपका टैक्स लगने वाला है इस पर। तो इस प्रकार यह अलग अलग स्लैब में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपकी 12 लाख रुपए से कम की इनकम है प्रति सालाना तो आप पर टैक्स फ्री रहेंगे, अर्थात कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो इस बार का यह बजट की बेस्ट बात रही है कि जो टैक्स फ्री इनकम कर दी गई है 12 लाख तक की। किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है वो 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। जो केसीसी होता है किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। जल जीवन मिशन 2028 तक चलाया जाएगा। हर घर जल पहुंचाने का जो लक्ष्य था, नल से हर घर हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य था हमारा 2024 तक या 25 तक, उसे बढ़ाकर अब 2028 कर दिया गया है जल जीवन मिशन को। अटल टिंकरिंग लैब 5 वर्ष में कितनी अटल टिंकरिंग लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस बजट भाषण में। और 36 जीवन रक्षक जो दवाएं हैं जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो जो 36 जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उन्हें सस्ती कर दिया गया है। उन पे से जो कस्टम ड्यूटी है उन्हें हटा दिया गया है। यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थापित किया
किया जाएगा तो असम के नामपुरा में यूरिया प्लांट को स्थापित किया जाएगा। मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित होगा, तो जो बिहार है, बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। यूरिया प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा, तो असम के नामपुरा में यूरिया प्लांट को स्थापित किया जाएगा। तो ये बजट से संबंधित जो प्रश्न था, धीरे धीरे 1-2 दिन में जो बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको इस क्लास में कवर हो जाएंगे। और आपकी जो RAS जो राजस्थान जो प्रीलिम्स हुआ है, RAS एग्ज़ाम्स हुआ है, इसमें कम से कम जो 9 क्वेश्चन है करंट के, 9-10 क्वेश्चन ये क्लास से मिले हैं, अर्थात मैं जो आपको रिवाइज कराता हूँ इसी क्लास से मिले हैं। तो आपको एक विषय है जिसमें आप प्रतिदिन केवल 20-25 मिनट देकर इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर क्लास लेनी चाहिए। इसमें आपको करंट के साथ साथ जो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके हैं वह भी कवर होता है। तो आपका जब तक सिलेक्शन ना हो, आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, तो रिवीजन के रूप में इस क्लास को आप डेली ज़रूर देखा करें, जिससे आपको आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो सुपर ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए, तो स्वा रेल ऐप जो लॉन्च किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है। इंडियन रेलवे ने सुपर ऐप लॉन्च किया है स्वा रेल, कौन सा, स्वाहा रेल, ओम भट्ट स्वाहा। तो स्वा रेल जो ऐप है इसे लॉन्च किया है और यह वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। अगर आपको टिकट की बुकिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको PNR नंबर पता लगाना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। पार्सल बुकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ से आपकी कोई शिकायत है उसे दर्ज कर सकते हैं। तो आपको आपकी जितनी भी रेलवे संबंधी समस्याएं या रेलवे संबंधित जानकारी है आप इस पर प्राप्त कर सकते। वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है यह, इसलिए इसे स्वा रेल ऐप कहा गया है। और ये सुपर ऐप है, इंडियन रेलवे के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो स्वा रेल ऐप किससे संबंधित है, इंडियन रेलवे से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। तो हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। अंडर-19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 यह दूसरा संस्करण था इस बार अंडर-19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का। और इसका आयोजन कहाँ पर, मलेशिया कुआलालंपुर में इसका आयोजन होता है। और 16 टीमों ने कुल यहाँ पर भाग लिया था। फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मध्य होता है। इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य फाइनल मैच होता है, जिसमें कप्तान कौन थी भारत की, तो निक्की प्रसाद भारत की कप्तान थी। और भारत इसमें विजेता रहता है और दक्षिण अफ्रीका इसमें उपविजेता रहता है। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है, तो जो गोगुंडी त्रिशा है, गोगुंडी त्रिशा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। और भारतीय टीम की कप्तान निक्की प्रसाद जी थी। जो फर्स्ट अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो यह कहाँ पर, इंडिया इसका विजेता रहा था। जो फर्स्ट अंडर-19 वर्ल्ड कप था उसका विजेता भी कौन रहा था, तो इंडिया उसका विजेता था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट नीमो की यात्रा की है, यह कहाँ स्थित है। तो अभी नाविका सागर परिक्रमा प्रारंभ हुई थी और यह इसका सेकेंड संस्करण था नाविका सागर परिक्रमा का। इसके तहत जो INSV तारिणी जहाज है यह जो निम्मो पॉइंट है यहाँ तक की यात्रा की है। तो यह निम्मो पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ये जो है जो पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है निम्मो पॉइंट, यहाँ की यात्रा की है। नाविका सागर परिक्रमा जिसका सेकेंड संस्करण है, नाविका सागर परिक्रमा का जो सेकेंड संस्करण है 2 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ होता है और गोवा से यह स्टार्ट हुआ था। नाविका सागर परिक्रमा जो सेकेंड संस्करण है इसका जो नाव के द्वारा या जो इस जहाज के द्वारा जो INV तारिणी जहाज है इसके द्वारा जो सागर या महासागरों से होते हुए जल के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करना इसका उद्देश्य है। और
INSV तारिणी जहाज का उपयोग किया गया है इसके लिए, और यह फोकलैंड द्वीप से होते हुए निम्मो बिंदु तक पहुंच चुका है, जो कि पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर में स्थित है निम्मो बिंदु। तो यह निम्मो बिंदु तक पहुंच चुके हैं। इसके तहत जो महिला नाविकाएं गई है वह नाविका सागर परिक्रमा के तहत निम्मो बिंदु पर पहुंच चुकी है। और निम्मो बिंदु कहाँ पर है, तो यह प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में स्थित है, ये पैसिफिक ओशन में स्थित है निम्मो बिंदु। और पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है, तो निम्मो बिंदु पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। निम्मो बिंदु आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो दक्षिण अफ्रीका है इसकी ओर आपको यहाँ फोकलैंड देखने को मिलेगा। और ये फोकलैंड होते हुए ऐसे जो प्रशांत महासागर है यहाँ पर नमो बिंदु पर पहुँचे हैं। और फोकलैंड की राजधानी क्या है, तो स्टिनली इसकी राजधानी है फोकलैंड की। और यह फोकलैंड पर किसका अधिकार है, तो यूनाइटेड किंगडम का फोकलैंड पर अधिकार है। और यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। और नमो बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है नमो बिंदु। तो अभी हाल ही में जो हमारा नाविका सागर परिक्रमा मिशन है सेकेंड, इसके तहत जो INSV तारिणी जहाज है यह नमो बिंदु पर पहुंच चुका है। और ये बिंदु कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ओंकोसोरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है, तो ओंकोसोरियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश नाइजर है। ये कल के प्रश्नों को रिवाइज कर रहे हैं हम। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो यह अबू धाबी में हुआ है। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया, 30 जनवरी को मनाया गया है। एलोन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो वीज़ा के साथ समझौता किया गया है। महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, तो हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में गठन हुआ है न्यायिक आयोग का। विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश रूस रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 6.4% GDP रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तरदर्द न्यायाधीश की नियुक्ति करने की अनुमति दी है, तो आर्टिकल 224A के तहत यह अनुमति दी गई है। हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी टाटा स्टील बनी है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। अब हम आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध कहाँ से है, तो इसका संबंध न्यूजीलैंड से है। एक्सियोम 4 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, तो यह ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी होंगे। रामसर साइट की सूची में शामिल खेचो पलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है जो आर्द्रभूमि स्थल है खेचो पलरी। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, सचिन जी तेंदुलकर को। DRDO ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वशारोद का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण हुआ है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो जो सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहेगा 2025-26 में, तो 4.4% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है, तो 12 लाख रुपए की जो व्यक्तिगत आय है इसे कर मुक्त कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया है, तो जो स्वाहा रेल ऐप है यह लॉन्च किया हुआ है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है, मलेशिया कुआलालंपुर में इसका आयोजन होता है। और जो किसके द्वारा जीता जाता है, तो मलेशिया कुआलालंपुर में इसका आयोजन होता है। और जीता किसने है इसे, तो भारत के द्वारा जीता गया है। और इसका खिताब जीता है भारत ने, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो मलेशिया में इसका आयोजन हुआ है कुआलालंपुर में। हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड के तहत INSV तारिणी ने पॉइंट निमो की यात्रा की है, यह कहाँ स्थित है, तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है पॉइंट निमो। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।